In yesterday's class, Lamarckism, Darwinism, germplasm theory, म्यूटेशन theory, ये सारे चीजें देखें हम, है ना. Now in today's class, Hardy-Weinberg principle. What is the statement of Hardy-Weinberg principle? What Hardy-Weinberg says? Okay, before going to that, I think Hardy-Weinberg से पहले भी हम एक काम करेंगे. अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, बाद में समझने नहीं आता, वो थोड़ा बुक दे दीजिए. एक मेमोरी बेस्ड ट्रिक दे देता हूं जब तक. जैसे पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 and 139, how to read these diagrams, how to remember these diagrams, and what type of question can be expected from these diagrams. सबसे पहला काम क्या कीजिए ना, ये डायग्राम जो 138 139 के, फर्स्ट यू रिमेंबर eras. Time is divided into eras. Time is divided into eras. टाइम को जो है ना हम एरा में डिवाइड कर दिए हैं. एरा में डिवाइड करें और एरा को पीरियड्स में डिवाइड करें और पीरियड्स को इपोक्स में डिवाइड करें. जस्ट लाइक टाइम जो है, ईयर है, ईयर एक टाइम है, ठीक है ना. मंथ भी एक टाइम है, वीक भी एक टाइम है, डे भी वन टाइम. सो लाइक दैट. सो लार्जर से स्मॉलर जा रहा हूं मैं, ठीक है. टाइम स्केल, टाइम स्केल कौन से ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं. डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है. ये भी बन सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम स्केल इन डिसेंडिंग ऑर्डर? एरा इज वेरी लार्ज टाइम स्केल. एरा बोले तो कितने ईयर्स, ऐसा नहीं पूछ सकते आप क्वेश्चन. एरा मीन्स इट इज इमेजिनरी, very very long duration. It will be of millions of years. Millions of years का एक एरा होता है और एरा को हम छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. पीरियड्स भी thousands of years में रहते हैं, समझे. एराज मिलियंस ऑफ ईयर्स में रहेंगे, पीरियड्स thousands of year रहेंगे और पीरियड्स के अंदर इपोक्स, इपोक्स भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर में रहेंगे, समझे. ओके, अब यहां पे काम कीजिए पेज नंबर 138 में. फर्स्ट यू रिमेंबर ऑल द एराज. एराज, ओके. वेरी पास्ट एरा टू मोस्ट रीसेंट एरा. पास्ट एरा, सबसे पास्ट एरा पैलियोजोइक एरा से आइए. पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा. ओके, हमारे बुक में 3 एरा दिए हुए हैं, ठीक है. पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, 3 एराज हैं. पास्ट, ये पास्ट
ये प्रेजेंट, पास से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं आप। आज से कुछ मिलियन, 350 मिलियन ईयर्स एगो पैलियोजोइक ऐसा है, बहुत पहले पैलियोजोइक एरा, उसके बाद मीसोजोइक एरा, उसके बाद सीनोजोइक एरा। ठीक है, ह्यूमंस कहां थे होंगे? ह्यूमन पैलियोजोइक एरा में भी नहीं था, मीसोजोइक एरा में भी नहीं था, ह्यूमन रिसेंटली बना है, सीनोजोइक एरा में बना सा है ह्यूमन। तो जस्ट इमेजिन, अर्थ इज सो ओल्ड एंड ह्यूमंस आर सो रिसेंट। समझे? पैलियोजोइक एरा है पास्ट और सीनोजोइक एरा है प्रेजेंट। और एक काम कीजिए आप, हर एरा के अंदर जो पीरियड्स हैं वो याद कर लो। ठीक है, हर एरा के अंदर जो पीरियड्स हैं वो याद कर लो। जैसे पैलियोजोइक एरा में साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। साइलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। गो टू पेज नंबर 138। सी पैलियोजोइक एरा फ्रॉम बॉटम। सबसे पहला टाइम क्या है? साइलूरियन है, उसके ऊपर जाओ डिवोनियन है, उसके ऊपर जाओ कार्बोनिफेरस है, उसके ऊपर जाओ पर्मियन है। समझ नहीं आई बात? क्लियर? डिवोनियन को बोलते हैं हम गोल्डन एज ऑफ फिशेस। विच पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज? देखो बुक में लिखने की कोशिश मत करो, बहुत हो जाते हैं पॉइंट्स। एक नोटबुक में एक पेज पे लिखते जाओ। डिवोनियन क्या है? डिवोनियन गोल्डन एज ऑफ फिशेस। डिवोनियन किसको बोले? गोल्डन एज ऑफ फिशेस को बोले। मतलब गोल्डन एज का मतलब समझ लो आप, अर्थ के ऊपर फिशेस ही रहे होंगे। फिर गोल्डन एज का मतलब है एवरीवेयर फिशेस ओनली। ये था गोल्डन एज। जैसे आज के टाइम में डोमिनेंट कौन है? ह्यूमन है। ऐसा सब कुछ चांस दिए सो है गॉड, फिशेस को भी चांस दिए थे एंड दे मिस द अपॉर्चुनिटी टू बी डोमिनेंट। हैं फिशेस, अभी भी हैं, हमारे से भी ओल्ड हैं फिशेस, लेकिन वो फिशेस जो है गोल्डन एज में नहीं रहे अब आज जो है ह्यूमन क्या करता है? फिशेस को पकड़ के खा लेता है। मतलब डोमिनेंट कौन हुए? ह्यूमन या फिशेस? ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट। तो डिवोनियन सेम ऐसे ही एक टाइम आया कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पीरियड बोल के, कार्बोनिफेरस पीरियड किसको बोले हम? गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन शुरू हो गया था। एम्फीबियन हर जगह एम्फीबियंस, गोल्डन एज कार्बोनिफेरस पीरियड में। और उसके बाद आया देखिए डिवोनियन, कार्बोनिफेरस याद रख लीजिए। उसके बाद शुरू हुआ है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में जरा देख लो, मीसोजोइक एरा को हम बोलेंगे गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स है ना। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, ये वो टाइम था जहां पे अर्थ पे रेप्टाइल डोमिनेंट थे, रेप्टाइल ही थे डोमिनेंट, सब लोग डरते थे। ह्यूमन तो थे नहीं, ह्यूमन नहीं थे, कहां थे? इवॉल्व नहीं हुए ह्यूमन अभी। हमारी बात हो रही है आज से 300 मिलियन ईयर्स पहले, ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन तो रिसेंटली बना ना, 15 मिलियन ईयर्स एगो, उसको रिसेंटली बोलेंगे। Mesozoic era is divided into Triassic, Jurassic, Jurassic and Cretaceous।
क्रिटेशियस, ट्राइआसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस। आप बोलेंगे सर, सर झूठ बोल रहे हैं, जोरासिक पार्क में तो ह्यूमन थे, हम देखे सो है मूवी। हाँ, तो क्या वो सारे रियल थे डायनासोर्स? इमेजिनरी है वो, ग्राफिक्स है वो, ह्यूमन नहीं थे उस टाइम में। तो डायनासोर थे बोल के पता कैसा चला? फॉसिल्स, बोन्स मिले हैं, स्केलेटन मिला है। ट्राइआसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, 3 phases ऑफ मीसोजोइक एरा। जोरासिक को बोलूंगा मैं गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर्स, गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर था ये जोरासिक। गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर कौन सा है? जोरासिक है। और क्रिटेशियस में क्या हुआ? क्रिटेशियस में डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस में, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट इन विच पीरियड? क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। मे बी देर आर 2 theories, मे बी दे इवॉल्व, डायनासोर्स मे बी इवॉल्व इनटू बर्ड्स, हो सकता है ये बर्ड्स बन गए, नहीं मालूम हमारे को एग्जैक्टली। They may be evolved into birds or they may became extinct due to earthquakes. अर्थक्वेक हुए, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक हुए, मास एक्सटिंक्शन हुआ और उसमें खत्म हो गए। सो आपके बुक में भी ऐसे लिखा है, डायनासोर डिसअपियर्ड इन विच पीरियड? क्रिटेशियस पीरियड, मे बी बिकॉज ऑफ 2 reasons. आइदर दे इवॉल्व, स्टार्ट करेंगे, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ ऑल द प्लांट्स? सबसे नीचे जाइए, क्लोरोफाइट। समझ गए? एंसेस्टर का नाम यहां पे सबसे नीचे लिखा गया है। क्लोरोफाइट आर द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स में आ रहे हैं क्लोरोफाइट। यू नो क्लोरोफाइट, ग्रीन अलगे, क्लोरोफाइसी। Chlorophyte are the most primitive plants on earth. They are the ancestor of all the modern day plants. आप जितने भी बनियान ट्री देख रहे हैं, मैंगो ट्री देख रहे हैं, ये सारे सारे प्लांट्स वहीं से बने सो हैं। CTRP, CTRP. What is the sequence of evolution of plants on earth? First chlorophytes evolved, then tracheophytes evolved, then Rhinia type of plants evolved, and then Xylophyton evolved. देखो स्टेप बाय स्टेप है बुक में। फर्स्ट क्लोरोफाइट इवॉल्व एंड देन ट्रैकियोफाइट इवॉल्व। ट्रैकियोफाइट्स का मतलब है वेस्कुलर प्लांट्स, द प्लांट्स हैविंग xylem and phloem. From chlorophyte, tracheophytes evolved. From tracheophytes, Rhinia type of plants evolved. Rhinia, RHYNA, Rhinia type of plants evolved. And then from Rhinia type of plant, what is evolved? Xylophyton. You know Xylophyton? Pteridophytes. Xylophyton मतलब pteridophytes. बहुत ज्यादा याद रखने का है, लेकिन ट्रिक से हम कर लेंगे। डिवोनियन याद रखिए, कार्बोनिफेरस याद रखिए, जोरासिक याद रखिए, क्रिटेशियस में याद रखिए। अब ये CTRP सीक्वेंस याद रखो। CC, व्हाट इज J फॉर जोरासिक, L फॉर लाइकोप्सिडा, यू नो लाइकोप्सिडा टेरिडोफाइट। F फॉर ferns, C for conifers, and one more C for cycads. Conifer and cycads. मतलब J for Jurassic, L for Lycopsida, ferns, conifer, cycads. जोरासिक पीरियड के प्लांट कौन से थे? जोरासिक पीरियड के प्लांट थे लाइकोप्सिडा, फर्न्स। क्रिटेशियस पीरियड के प्लांट्स कौन से थे? क्रिटेशियस
क्रिटेशियस पीरियड के प्लांट कौन से थे? CSG²D, CSG², C for Cretaceous, S for C for Cretaceous, S for S for Sphinopsida. Sphinopsida आपको मालूम है. Pteridophyta is classified into 4 groups: Silopsida, Lycopsida, Sphinopsida, Pteropsida. तो यस फॉर स्पिनॉप्सिडा है, और ये G² है, जिंको है, इसमें नीटल्स हैं, जिम्नोस्पर्म है ये. जिंकोस एंड नीटल्स इवॉल्व्ड इन विच पीरियड? क्रिटेशियस पीरियड. और D फॉर डाइकॉट्स, D फॉर डाइकॉट्स. ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. आया तो क्वेश्चन करना, नहीं तो छोड़ देना, कुछ भी नहीं कर सकते. Which plants are present in Jurassic period? Yeah, which of the following plant is not seen in Jurassic period? Not seen. Not seen in Jurassic period. JLFCC. Lycopsida था, फर्न से, साइकार्ड से, कोनिफर थे. जिंको भी देगा ऑप्शन में. वो क्या जिंको थे? नहीं थे. जिंकोस कहां पर आए? क्रिटेशियस पीरियड में आए. ऐसे करना है क्वेश्चन ना, तो वरना तो नहीं कर सकते क्वेश्चन, है ना. विदाउट ट्रिक्स तो नहीं पढ़ सकते, ये मुश्किल ही है. और उसके बाद सीनोजोइक एरा में आ जाओ. सीनोजोइक एरा में विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इवॉल्व्ड इन सीनोजोइक एरा? ब्रियोफाइट इवॉल्व्ड फ्रॉम सीनोजोइक एरा. Bryophyte evolved from Cenozoic era, evolved in Cenozoic era from chlorophyte ancestor. From chlorophytes. इनके डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है? क्लोरोफाइट. ब्रियोफाइट कौन से एरा में डेवलप हुए? सीनोजोइक एरा में डेवलप हुए. एक क्वेश्चन. ब्रियोफाइट के एंसेस्टर कौन है? क्लोरोफाइट हैं. ये दूसरा क्वेश्चन. ऐसा बन सकता है. और सीनोजोइक एरा में और एक चीज हुआ. इन सीनोजोइक एरा मोनोकॉट्स आल्सो इवॉल्व्ड. मोनोकॉट्स आल्सो इवॉल्व्ड इन सीनोजोइक एरा. इसका मतलब ये हुआ, अर्थ पे पहले डाइकॉट्स बने, बाद में मोनोकॉट्स बने. ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है. फर्स्ट डाइकॉट्स इवॉल्व्ड एंड फ्रॉम डाइकॉट्स मोनोकॉट्स इवॉल्व्ड. समझे? पहले दुनिया में पहले बड़ा भाई आया है, छोटा भाई आया? पहले दुनिया में है ना बड़ा भाई आया. और बड़ा भाई कौन है? क्लोरोफाइट. क्लोरोफाइट. उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स, उसके बाद रीनिया टाइपा, उसके बाद साइलोफाइटॉन, उसके बाद JLFCC, उसके बाद CSG²D, उसके बाद ब्रियोफाइट. सबसे छोटा भाई है ब्रियोफाइट. ब्रियोफाइट रिसेंटली बर्थ हुई इनकी. ब्रियोफाइट. मोनोकॉट्स भी. प्रिमिटिव प्लांट बोल तो बॉटम में जितने भी लिखे हुए हैं, पेज के बॉटम में लिखे हुए हैं, वो प्रिमिटिव हैं. रीसेंट मतलब टॉप, पेज पे जो टॉप पे लिखे हुए हैं वो रीसेंट है. ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं इतने सारे. और क्या बन सकते हैं क्वेश्चन? देखो, इतना पढ़ लेना चाहिए आप. और क्या पढ़ना चाहिए? ये मैं तो पूरा मेन बता दिया हूं. इतने क्वेश्चन बन सकते हैं. इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर. फ्रॉम ट्रैकियोफाइट जूस्टेरोफाइलम डेवलप्ड. ट्रैकियोफाइट से जूस्टेरोफाइलम, अर्बोरेसेट लाइकोपॉड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपॉड्स. हर्बेशियस लाइकोपॉड्स बने. मतलब ट्रैकियोफाइट से जूस्टेरोफाइलम बने, उसके बाद अर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स बने, फिर हर्बेशियस लाइकोपॉड्स बने. इसका मतलब क्या है? ट्रैकियोफाइट से पहले जूस्टेरोफाइलम बोल के प्लांट्स बने, फिर उससे अर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स मतलब उड्डी हार्ड, अर्बोरेसेंट उड्डी हार्ड लाइकोपॉड्स बने. उसके बाद हर्बेशियस मतलब बहुत ही डेलिकेट ग्रीन कलर्ड हर्ब्स,
हर्बेशियस लाइकोपॉड्स बने। ये फिर भी चांसेस हैं, नहीं है वो अलग बात है, फिर भी हम लिख के रखना ट्रैकियोफाइट्स, जूस्टेरोफाइलम and arborescent lycopods, herbaceous lycopods, TZALHL, TZALHL। देखो ये क्या है मालूम है, प्योरली फैक्चुअल है, याद रखना पड़ता डायरेक्टली, यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चन वाई। हाँ, एवोल्यूशन में क्वेश्चन नहीं, वाई नहीं पूछना आप, समझ गए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सम मिलियंस, है ना, मिलियंस, ये सब इमेजिनेशन है, साइंटिस्ट के ऐसा मानते हैं वो। ट्रैकियोफाइट से जूस्टेरोफाइलम बने, फिर अर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स बने, फिर हर्बेशियस लाइकोपॉड्स बने। तो एक ऑप्शन आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन बोल के बोले, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ट्रैकियोफाइट, जूस्टेरोफाइलम, अर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स, हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के गए तो करने आ जाएगा क्वेश्चन, देख के जाना पड़ता वरना मुश्किल है, समझ गए। हाँ, अब आ जाओ पेज नंबर 139 पे। 139, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, ये सुन के आपको बड़ी खुशी होगी। टर्टल, लीजर्ड, स्नेक और टुआटारस एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं कहते। टर्टल, लीजर्ड, स्नेक, टुआटारस, टर्टल, लीजर्ड, स्नेक्स, टुआटारास जो है बहुत बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं ये, क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम हैं, क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम हैं। तो ये है, देखो पेज नंबर 139 कैसे पढ़ना है बोल तो, टर्टल, लीजर्ड, स्नेक्स, टुआटारा। टुआटारा मतलब एक लीजर्ड है, न्यूजीलैंड की लीजर्ड है ये टुआटारास, एशिया में नहीं है। टर्टल, लीजर्ड्स, स्नेक्स, टुआटारास। कैसा लगा आपको सुन के, लीजर्ड और स्नेक एक ही फैमिली के मेंबर हैं? हाँ, अच्छा लगा। इन सब के एंसेस्टर सेम है बोल रहे हैं, और इनके एंसेस्टर कौन है बोलते, टुआटारास के, स्नेक के, सबके लिजर्ड एक ही है, सौराप्सिड। सौराप्सिड मतलब टर्टल, लिजर्ड, स्नेक्स, लिजर्ड के दादा सेम है, और कौन, सौराप्सिड। बस यही क्वेश्चन है एग्जाम में, लिजर्ड और स्नेक्स के एंसेस्टर कौन है, सौराप्सिड, खत्म, और कुछ भी नहीं होना, इतना छूना हमारे को, समझ गए। और ये सौराप्सिड कब थे, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स एगो। सौराप्सिड कहां थे बोलते, 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो थे उनके एंसेस्टर सौराप्सिड, सेम। जस्ट इमेजिन, एक ऐसा एनिमल है, टर्टल के भी कैरेक्टर हैं उसमें, स्नेक के भी कैरेक्टर हैं, लिजर्ड के भी कैरेक्टर हैं, सब मिला के एक एनिमल, सौराप्सिड, ठीक है। मैमल्स के देखो, यस पी टी यम, क्या याद रखना मैमल्स का, यस पेटियम, यस पेटियम बोल के याद रखना, यस पेटियम। सिनैप्सिड्स, ये मैमल की बात हो रही है, मैमल कहां से आए, मैमल्स कहां से आए, यस सिनैप्सिड्स, और पी फॉर पेलिकोसाउरस, पेलिकोसाउरस, टी फॉर थीकोडॉन्ट्स, थेराप्सिड, सॉरी थेराप्सिड है ये, थेराप्सिड हैं, और थेराप्सिड के बाद बने मैमल्स। देख लो एवोल्यूशन कैसे हुआ है, मैमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। There was a most common primitive mammal on earth, synapsid, the most primitive mammal on earth. If a question, what is the most primitive mammal on earth, synapsid was the most primitive mammal on earth.
From the synapsid evolved Pelycosaurus, थेराप्सिड मैमल। यस पेटीएम बोल के याद रख लो बस। अभी देखिए क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स एंड डायनासोर। क्रोकोडाइल बर्ड्स डायनासोर, क्रोकोडाइल बर्ड्स, ये भी सुन के आपको बर्ड्स डायनासोर्स क्रोकोडाइल एक ही फैमिली के मेंबर हैं। इनके एंसेस्टर कौन हैं? थीकोडॉन्ट्स हैं। और थीकोडॉन्ट के एंसेस्टर कौन हैं? सौरापसीड हैं। सौरापसीड्स हैं, मतलब सौरापसीड्स आर द एंसेस्टर ऑफ टर्टल, lizard, snake, tuataras, as well as they are also ancestor of birds, dinosaur, crocodile. एग्जाम में क्वेश्चन आया, what is the intermediate ancestor of birds, crocodile? Intermediate ancestor मतलब सौरापसीड नहीं पूछना चाह रहा वो, what is the intermediate? थीकोडॉन्ट। अगर आप ये पेज नंबर 139 गौर से देखेंगे, क्रोकोडाइल के नीचे एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, वो लाइन पकड़ के नीचे उतरो, थीकोडॉन्ट है और थीकोडॉन्ट से नीचे आइए सौरापसीड, ठीक है। सेम ऐसे ही डायनासोर से भी नीचे आइए सौरापसीड, बर्ड से भी नीचे आइए सौरापसीड। दैट मीन्स बर्ड्स आर मोर रिलेटेड टू मैमल्स और बर्ड्स आर मोर रिलेटेड टू डायनासोर। Birds are more related to dinosaur. Most of the scientists says birds are the modern versions of dinosaur. Modern versions of dinosaur, है ना। फर्स्ट फोन आया तो नोकिया फोन, ऐसा बटन्स रहते थे, या उससे पहले भी कोई रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फोन कैसा था, उसमें फिर एवोल्यूशन हुए, बहुत सारे सीरीज आए। आज मॉडर्न फोन कैसा है देख लो, और उसके आगे कैसा आएगा वो भी इमेजिन कर लो। तो एवोल्यूशन हुआ है बहुत ज्यादा इधर, ठीक है। बर्ड्स, डायनासोर, क्रोकोडाइल, ये तीनों के एंसेस्टर सेम, सौरापसीड, सौरापसीड, ठीक है। फर्स्ट मैमल ऑन अर्थ, फर्स्ट मैमल ऑन अर्थ कौन है भाई? फर्स्ट मैमल ऑन अर्थ, आप तो नहीं थे। फर्स्ट मैमल ऑन अर्थ श्रू, श्रू, फर्स्ट मैमल ऑन अर्थ श्रू। श्रू मतलब ये माइस लाइक, रैट लाइक मैमल्स हैं ये। और मैं बहुत सारे पॉइंट्स कल भी कवर किया हूं। व्हाट वाज द डायनासोर? फिश लाइक डायनासोर, इक्थियोसाउरस, व्हेन डायनासोर डिसअपियर्ड 65 मिलियन ईयर्स अगो, वो सारी चीजें रिवाइज करना है आपको। अब ये क्वेश्चन ये भी है, व्हाई मार्सुपियल्स आर ओनली ऑन ऑस्ट्रेलिया? ड्रिफ्ट बोल के एक थ्योरी है। According to that theory, Earth was a single body. First Earth was a single body, just like a piece of cake. Okay. अब इसमें क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। कोई इतना कट कर लिए, कोई यहां से कट कर लिए, कोई यहां पे कट कर लिए, यहां पे कट कर लिए, है ना। थोड़े थोड़े गैप आ गए, देखो यहाँ पे, यहाँ बीच बीच में ओशन आ गया, वाटर आ गया यहाँ पर सारे। तो ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स आर नथिंग बट of continent. Earth was a single body. Earth was a single body, and then major earthquakes happened. Because of that, Earth splitted into islands. कहीं पे एशिया बन गया, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया बन गया, कहीं पे अफ्रीका बन गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग अलग हो गए ऐसे, due to continental drift. All the marsupials
दे वेर ऑन ऑस्ट्रेलियन लैंड। जब ये सेक्शन डिवीजन हो रहा था तो सारे मार्सुपियल अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया पे ही थे वो, तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए वो हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि कोई मार्सुपियल प्लेन से तो नहीं आ रहा इधर, है ना, वहीं पे रह गए वो ऑस्ट्रेलिया में। पसंद आ गया उनको ऑस्ट्रेलिया, आए नहीं फिर कोई दूसरी जगह पे। मार्सुपियल्स फॉरएवर। ठीक है, अगर आज आप कोई जोलॉजिकल पार्क में कहीं पे अगर आप मार्सुपियल देखते हैं, वो तो इंडिया का नहीं है, वो उसको लाया गया है, एक्सोटिक स्पीशीज, दूसरे फॉरेन कंट्री से मंगाए सो स्पीशीज। नेटिव कौन सा भी मार्सुपियल इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही है। सो व्हाई मार्सुपियल लिव ओनली ऑन ऑस्ट्रेलिया? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, और एक बात लिखा है एनसीईआरटी में, व्हाई द नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन fauna matches, why North American and South American fauna matches? Why the North American and South American fauna matches? नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिका के फाउना, फाउना मतलब एनिमल्स, अगर आप नॉर्थ अमेरिका जाएंगे तो वहां के एनिमल्स और साउथ अमेरिका के एनिमल देखेंगे तो लगभग बोलेंगे ये तो सेम ही है एनिमल बोलेंगे, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहां के एनिमल अलग दिखेंगे, पूरे आपको पूरा अलग दिखेंगे एनिमल्स। ऐसा क्यों? वाई नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन फाउना मैचेस? सो बोलना फिर एक बार, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फिर एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, सेक्शन डिवीजन हुआ, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट द फाउना एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज हो गए, फाउना एक्सचेंज्ड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका G1 से G2 में चले गए कुछ लोग, और G2 से G1 में चले गए कुछ लोग, इसलिए ये दोनों के क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीक तो आप G1 में थे, ये वीक आप G2 में दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पॉसिबल है। बस आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन फाउना व्हाई दे मैच? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फाउना वाज एक्सचेंज्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ। एनी डाउट लेफ्ट? नहीं, आप जो है जितने भी नोट्स है ना, पॉइंट्स, उसको फ्रीक्वेंटली आप देखिए। मैनी थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज, बहुत ज्यादा चीजें याद रखना है। ठीक है, कुछ दूसरा रास्ता नहीं है, यहां पर नाम याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम जो है जा रहे हैं एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की तरफ, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुनो। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जीन पूल क्या होता है पहले ये समझ लो। जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर alleles in a population. What is gene pool? Total number of genes and their alleles in a population. एक पॉपुलेशन में कौन कौन से जीन्स हैं? टोटल number of genes and their alleles in a population is called gene pool. ठीक है, alleles क्या है बल्कि पूछेंगे क्या आप? Alleles are the alternate forms of the gene. Alleles are alternate forms of the gene.
alternate forms of the gene. Alternate forms of the gene are called alleles. Everybody is writing in their notes by using pen, right? But everyone is using pen, but सबके पेन सेम नहीं है. अल्टरनेट फॉर्म्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स हैं. ऐसे ही हम सबके पास हाइट के लिए जीन है, लेकिन हम सबके हाइट के जीन सेम नहीं है. अल्टरनेट फॉर्म्स हैं उसके. हाइट की जीन है समझ लो, हाइट जीन कैपिटल टी है समझ लो. तो कैपिटल टी किसी के पास स्मॉल टी, किसी के पास T1, किसी के पास T2. एक जीन के बहुत सारे फॉर्म्स रहेंगे, अलील्स बोलेंगे. ठीक है. एंड यू रिसीव remain constant. What is the Hardy-Weinberg principle? Gene pool remain constant. खत्म, ओवर. यही है रूल. जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा भी बोलो या नहीं तो कुछ और तरीके से बोलेंगे. जीन फ्रीक्वेंसी. जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? परसेंटेज. क्या है? पर्टिकुलर जीन का परसेंटेज निकालना. कैपिटल टी कितने लोगों में है? पूल remain constant generation after generation. Gene frequency remain constant generation after generation. यही है Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle can also be written in the form of an algebraic expression. एक algebraic equation से भी लिखते हैं हम Hardy-Weinberg principle को, that is P plus Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल के ऐसा भी लिख सकते हैं. Hardy-Weinberg said जीन पूल रिमेन कांस्टेंट. इंडिया में जितने जीन्स हैं, अलील्स हैं, कांस्टेंट रहेंगे. आज भी कांस्टेंट रहेंगे, 100 इयर्स के बाद भी कांस्टेंट रहेंगे. दिस इज द प्रिंसिपल गिवन बाय Hardy-Weinberg. व्हाट इज P हियर? डोमिनेंट allele. P is dominant allele. What is Q allele? Recessive allele. जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ होगा. तो P स्क्वायर क्या है? P स्क्वायर होगा होमोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस डोमिनेंट. Q स्क्वायर होगा होमोजाइगस रेसेसिव. और 2PQ भी निकलेगा ये इक्वेशन में से. व्हाट इज 2PQ? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. सो दैट मीन्स द इक्वेशन P plus Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब है अगर कोई पॉपुलेशन में डोमिनेंट अलील का अगर नंबर मालूम है आपको, किसका मालूम है? अगर डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी अगर आपको मालूम है तो रेसेसिव अलील मालूम कर ले सकते हैं आप. क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? P plus Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं. या नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. या नहीं तो इसको P plus Q इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं. सम ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव allele इज इक्वल टू 1. अगर कौन से भी पॉपुलेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव allele का अगर मैं प्लस करूं तो 1 ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू Hardy-Weinberg. अगर 1 नहीं आया तो इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 आएगा तो द पॉपुलेशन इज नॉट इवॉल्विंग. Hardy-Weinberg says if P plus Q is equal to 1, population not evolving. If P plus Q not equal to 1, population is evolving. बस आपको मालूम करना है ह्यूमन पॉपुलेशन इवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो आप क्या करना? if P plus Q is equal to 1, population is not
इवॉल्विंग, नॉट इवॉल्विंग अगर 1 आया तो, और अगर इफ p प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 1 आया, दैट मीन्स पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग आएगा, पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग। क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, क्लियर है ना अभी? अगर p प्लस क्यू, p का मतलब समझे आप डोमिनेंट अलील, q का मतलब रिसेसिव अलील। मतलब अगर कैपिटल ए है, ए कैपिटल लेटर में किसको लिखते हैं हम? डोमिनेंट को। p इज इक्वल टू कैपिटल ए, q इज इक्वल टू स्मॉल ए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए कैपिटल ए। दो बार कैपिटल ए आया तो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं बोलते आप। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए, टू पी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए। मैं आपको बोल रहा हूं ना, इतने चीजें अगर याद रख लिए तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा हार्डी वेनबर्ग। इतने क्वेश्चन, ये इतने पॉइंट याद रखना। कैपिटल ए का मतलब बस इतना मालूम है, कैपिटल ए किसको यूज करते हैं हम? डोमिनेंट अलील के लिए यूज करते हैं। कैपिटल लेटर डोमिनेंट अलील, स्मॉल लेटर रिसेसिव अलील। चलो नीट का क्वेश्चन करेंगे। नीट का क्वेश्चन, नीट में क्या आया था क्वेश्चन? हार्डी वेनबर्ग से, हार्डी वेनबर्ग से क्वेश्चन क्या था देखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ, frequency of dominant allele is 0.4, frequency of dominant allele is 0.4. find out frequency of homozygous dominant, homozygous dominant, homozygous recessive, homozygous recessive का भी मालूम करना, एंड आल्सो हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी भी मालूम करना है। अगर डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी पता है तो क्या आप होमोजाइगस डोमिनेंट मालूम कर सकते हैं? अगर p इज इक्वल टू डोमिनेंट अलील बोलते p ना, p इज इक्वल टू 0.4 है तो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं पता कर सकते। होमोजाइगस डोमिनेंट किसको बोलते हैं? p स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर लिखो कितना? 0.16। कितना आसान है, हो गया ना होमोजाइगस डोमिनेंट। अब मालूम करो होमोजाइगस रिसेसिव। क्यू स्क्वायर मालूम करना है। आप जरा यहां पे रुकना पड़ता क्योंकि क्यू की वैल्यू तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। क्यू की वैल्यू गिवन है क्या? पी की वैल्यू गिवन थी, डोमिनेंट अलील पी, तो क्यू की वैल्यू आपको मालूम करना होगा। अगर p 0.4 के बराबर है तो q की वैल्यू कितनी होगी? तो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी करना चाहिए, 1 माइनस 0.4 करना चाहिए। q इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 स्क्वायर करे 0.36 आएगा, ये 0.36। अब 2pq मालूम करो। 2 इंटू p की वैल्यू कितनी है? 0.4, q की वैल्यू कितनी है? 0.6, 0.48 हो गया। 0.48 सही है क्या? ये इक्वेशन से मैच हो रहा है? p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर है, हो गया खत्म। मैं एक स्टेप आगे करा रहा हूं। ये क्या इक्वल टू 1 आता है? p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq 1 के बराबर होगा क्या? देखो इधर होगा
16 प्लस 0.36 प्लस 0.48 करो, कितना आ रहा है देखो, 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये पॉपुलेशन जो भी क्वेश्चन में दिया है, इवॉल्विंग और नॉट इवॉल्विंग, नॉट इवॉल्विंग। क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया, फिर भी हम ये क्वेश्चन में ये भी पता करें वेदर पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग और नॉट इवॉल्विंग, इवॉल्विंग और नॉट इवॉल्विंग। सबको अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, इसीलिए तो टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसी को सेलेक्ट करेगी, नेचर किसी को रिजेक्ट करेगी। और नेचुरल सिलेक्शन 3 मेथड से हो सकता है। या तो नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजेशन से होना चाहिए, या तो नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल होना चाहिए, या तो नेचुरल सिलेक्शन डिसरप्टिव होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब बताइए। नेचर सेलेक्ट सम इंडिविजुअल, नेचर रिजेक्ट सम इंडिविजुअल। यू शुड नॉट आस्क व्हाई। नेचर किसी को रिजेक्ट करेगी, किसी को सेलेक्ट करेगी, व्हाई बोल के नहीं पूछना। Whether all are having equal opportunities? No. Stronger individuals get more and more food, weaker individuals get less food, right? And during the course of evolution, weaker individuals getting less in number, generation after generation, and after some generation they disappear. यही तो है नेचुरल सिलेक्शन। समर सीजन आ गया, लॉन्ग नेक जिराफ जो रहेंगे वो ज्यादा सर्वाइव होंगे, क्योंकि वो टॉप लीफ तक जा सकते हैं, खा सकते हैं टॉप लीफ। जो शॉर्ट नेक जिराफ है उनको लीफ मिल रहा ही नहीं ऊपर से। तो नेचर तो पार्शियलिटी कर रहा है यहां पे। यू शुड नॉट आस्क व्हाई, है ना, पार्शियलिटी है नहीं है। शॉर्ट नेक जिराफ को लीफ नहीं मिलेंगे समर में, और धीरे धीरे वो मरने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। लॉन्ग नेक जिराफ को फुल है लीव्स, समर खत्म हो जाएगा तब भी लीफ मिलते रहेंगे उसको। सो नेचर में नेचुरल सिलेक्शन 3 मेथड से होगा। स्टेबलाइजेशन क्या बोलता है? सपोज इफ देयर इज ए phenotype, suppose if we take weight of the baby, weight of the newborn baby, some newborn babies are 2 kg in weight and some newborn babies are 5 kg in weight. 2 kg है अंडरवेट है, 5 kg है ओवरवेट है न्यूबॉर्न बेबी। अंडरवेट ओवरवेट बोथ आर डेंजरस कंडीशन। तो कौन ज्यादा सर्वाइव होंगे? 3 kg वाले ज्यादा सर्वाइव होंगे। एवरेज कैरेक्टर ज्यादा सर्वाइव होगा। सर्वाइवल रेट, यहां पे सर्वाइवल रेट देखिए हम, तो क्या हुआ मालूम? 2 kg वाले बहुत कम थे, 3 kg वाले बहुत ज्यादा थे, 5 kg वाले बहुत कम है। ठीक है, ज्यादा कौन है? मीन कैरेक्टर क्या है यहां पर? मीन कैरेक्टर क्या है? मीन कैरेक्टर 3 है ना, मीन कैरेक्टर 3 kg है। नहीं समझ नहीं आ रहा। आफ्टर एवोल्यूशन क्या होगा यहां पे? आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ये 2 kg वालों की डेथ ज्यादा होने लगेगी, 5 kg वालों की भी डेथ ज्यादा होते रहेगी, और ये सिर्फ ग्राफ नैरो एंड नैरो होते जाएगा। मीन कैरेक्टर ज्यादा होते जाएंगे, एवरेज कैरेक्टर ज्यादा होते जाएगा, एक्सट्रीम वेरिएंट डिलीट हो जाएंगे नेचर से। एक्सट्रीम वेरिएंट, इधर का पार्ट डिलीट, इधर का पार्ट डिलीट। नेचर बोलेगा ये 2 kg वाले सही नहीं है, रब कर दो, और 5 kg वाले भी सही नहीं है, रब कर दो,
और सिर्फ एवरेज वेट वालों को सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये है वेट, ये है स्टेबिलाईजेशन। व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलाईजेशन बोलो? मीन कैरेक्टर, हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज, मीन कैरेक्टर सर्वाइवल इंक्रीजेस। बस आज एक ही ग्राफ समझो, बस स्टेबिलाईजेशन का ही समझो। Not only weight, take any example. Let's take example height. Let's take example height. There are some people under height, dwarf हैं, 4 फीट के भी हैं, 3 फीट के भी हैं, और कुछ ओवर हाइटेड भी हैं, 8 फीट के भी हैं। तो नेचर क्या करेगा? इंटरमीडिएट हाइट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। In our population, if you do analysis, if you do statistical calculation, who